दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में अधिकतर राजपूत वंशों के बारे में पढ़ लिया। अब एक ऐसे वंश के बारे में पढ़ते हैं जो है जैसलमेर का भाटी वंश। दोस्तों जैसलमेर का भाटी वंश ये अपने आप को चंद्रवंश या यादव वंश से जोड़ते हैं, यदुवंशी से जोड़ते हैं। भगवान कृष्ण का जो वंशज है यदुवंश उससे जोड़ते हैं, तो ये अपने आप को चंद्रवंशीय यादव मानते हैं और उस वंश से मानते हुए अपने अपने आप को श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। दोस्तों जैसलमेर के भाटियों का इतिहास सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलता है। कुछ राजाओं के बारे में केवल हम दंत कथाओं, जनश्रुतियों और ख्यातों से उनके बारे में उनका विवरण मिलता है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और अच्छे से अच्छे जानकारी जो हमको मिल सके हम आपको शेयर करें। तो सबसे पहले हम आते हैं जैसलमेर की स्थापना, जैसलमेर के भाटी वंश की स्थापना। दोस्तों भाटी वंश की स्थापना बताया जाता है कि 285 ईस्वी में भट्टी शासक था जिसने भटनेर को अपनी राजधानी बना करके, जिसको वर्तमान में हनुमानगढ़ कहा जाता है, और वहां पर भाटी वंश की स्थापना की थी। दोस्तों इस तरह से वर्णन मिलता है कि भट्टी शासक जो था राजा भूपत के नाम से, भट्टी राजा भूपत। तो भूपत राजा था जिसने भटनेर में एक किला बनवाया था, भटनेर का किला, जिसको वर्तमान में हनुमानगढ़ का किला कहा जाता है। दोस्तों ये हनुमानगढ़ का किला प्राचीन काल में भटनेर के दुर्ग के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में हनुमानगढ़ किसने नाम दिया था इसको? 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने, महाराजा सूरत सिंह थे कहां के? बीकानेर के। बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह। उन्होंने 1805 ईस्वी में इसको हनुमानगढ़ नाम दिया। किसको? भटनेर को, भटनेर किले को। और वहां पर हनुमानगढ़ नाम क्यों दिया? कि वे मंगलवार के दिन इन्होंने इसके लिए भटनेर के किले को जीत लिया और वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया और उस किले का नाम भी हनुमानगढ़ रख दिया। तब से यह हनुमानगढ़ का किला कहलाता है और इसको अपनी राजधानी बना लिया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे थे भट्टी राजा भूपत, जिसने 285 ईस्वी में किसका निर्माण करवाया था? भटनेर के किले का निर्माण कराया था और भटनेर को अपनी राजधानी बना करके शासन स्थापित किया था। कुछ और घटना है ख्यातों और वंशावलियों में। भाटी वंश के प्रवर्तक किस किस को माना जाता है? रज और गज। रज और गज को भाटी वंश का प्रवर्तक माना जाता है। किसमें? ख्यातों और वंशावलियों में। और यह बताया जाता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में पंजाब के शासक थे। भाटियों का जो शासन था वो पंजाब और राजस्थान दोनों में ही था। तो 6ठी शताब्दी में ये पंजाब के शासक थे ऐसा माना जाता है। 750 और 51 में, 751 ईस्वी के लगभग ये पंजाब से आकर के एक रेगिस्तान के वलमाड नामक स्थान पर आकर के बस गए और वहां से आने के बाद इन्होंने अपना विस्तार किया। 8वीं से और 12वीं सदी के बीच में इन्होंने तनोट, देरावर, लोद्रवा और जैसलमेर को अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। दोस्तों इन्होंने तनोट, देरावर, लोद्रवा और जैसलमेर में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। और इसका उल्लेख, जो राजाओं का जो उल्लेख मिलता है वो 1157 में एक लोद्रवा का शिलालेख मिला है जिसमें इन राजाओं के, भाटी राजाओं का नाम मिलता है। भाटी राजाओं का नाम कहां मिलता है? 1157 ईस्वी के लोद्रवा शिलालेख में, लेकिन व्यवस्थित नहीं मिलता। व्यवस्थित कहां मिलता है? विजयराज से लेकर के और बाद के जो भाटी शासक थे उनका इतिहास जो है मिलता है। और जिसने लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया था, देवराज। और वहां पर एक मंदिर का निर्माण भी किया था, चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर। चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया था लोद्रवा में, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जैनों का। वहां पर लोद्रवा में यह स्थापित किया। तो सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है विजयराज से मिलता है। सिस्टमेटिक जो
कालखंड के अनुसार राजाओं का जो वर्णन मिलता है वो विजयराज के बाद मिलता है। और एक उल्लेख मिलता है धनावा शिलालेख में 1176 ईस्वी में, उसमें विजयराज को महाराज की उपाधि दी गई है। 1176 का एक शिलालेख है धनावा शिलालेख, जिसमें विजयराज को क्या बताया गया है, महाराज की उपाधि मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों भाटी शासकों के बारे में हमको कुछ जानकारियां मिलती हैं, जिनके बारे में हमने क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इन शासकों के बारे में और इन शासकों की उपलब्धियां, इन्होंने कौन कौन से निर्माण करवाए, कौन कौन से इनकी उपलब्धियां रही, इनके बारे में पढ़ें। दोस्तों शासकों से पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वो आपको समय पर मिल जाए। तो सब्सक्राइब तो करिए, मैं कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है राजस्थान के इतिहास के ऊपर, आप देखिए उनको और सब्सक्राइब करिए प्लीज। तो अब हम चलते हैं अन्य राजाओं के बारे में। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अब जैसलमेर के भाटी वंश के राजाओं के बारे में। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि भट्टी, जिसको राजा भूपत के नाम से भी कहा जाता है, भट्टी ने भटनेर को अपनी राजधानी बनाया और एक भटनेर का किला बनवाया। दोस्तों भटनेर का यह किला जो है सबसे प्राचीन किला माना जाता है। और यह जो किला है भटनेर का किला उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इस भटनेर के किले को क्या कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर से जो आक्रांत आते थे वो भटनेर किले पर आक्रमण करते थे। तो सबसे ज्यादा आक्रमण जो झेले थे वो भटनेर के किले ने झेले थे। तो दोस्तों इसीलिए इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है और आक्रांता इसको कभी भी विजय नहीं कर पाए। भट्टी के बाद दूसरे जो शासक हुए थे मंगलराव भाटी ने तनोट को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। मंगलराव भाटी ने तनोट को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। और दोस्तों ये वही तनोट है जहां तनोट माता का मंदिर स्थापित है। तनोट देवी की वजह से वहां पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो गोले बरसाए गए थे वो गोले निष्क्रिय हो गए, एक भी गोला नहीं फटा। आज भी उस मंदिर में वो गोले सुरक्षित रखे हुए हैं। और वहां के जो सैनिक हैं, जैसलमेर सीमा पर जो सैनिक हैं, वो तनोट माता के मंदिर में स्वयं पूजा करते हैं और अपनी देवी को जब भी युद्ध में जाते हैं तो तनोट देवी का आशीर्वाद लेकर के युद्ध में जाते हैं। तो यह वही तनोट है जिसको राजधानी किसने बनाया था, मंगलराव भाटी ने। मंगलराव भाटी के बाद हुए थे देवराज भाटी। दोस्तों देवराज भाटी ने क्या किया कि लोद्रवा को पवारों से छीन करके अपने राजधानी बना ली। तो ये तीसरी राजधानी हो गई, कौन सी, लोद्रवा। पहली भटनेर, दूसरी तनोट और तीसरी लोद्रवा। इसको राजधानी किसने बनाया, देवराज भाटी ने। और दोस्तों देवराज भाटी के समय में एक विशेष घटना जो हमारे चारण भाटों ने और विभिन्न साहित्यकारों ने इसके बारे में बहुत प्रेम कहानी की, जिसके बारे में मूमल और महेंद्र की कहानी, ये किसके समय हुई थी, देवराज भाटी के समय में हुई थी। मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी किसके समय में हुई, देवराज भाटी के समय में हुई थी। और ये क्या कहानी है दोस्तों, इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। वैसे मैं छोट में आपको बता देता हूं कि मूमल जो है ये लोद्रवा की राजकुमारी थी और महेंद्र ये अमरकोट का राजकुमार। ये महेंद्र जो है एक बार शिकार खेलता हुआ और रेगिस्तान में प्रवेश कर गया, वहां इसको रात हो गई। तो वहां देखा इसने एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए, जैसे ही वहां रुके तो वहां देखा तो सामने एक सुंदर महल नजर आया और वो किसका था, मूमल का था। दोस्तों महेंद्र ने अपने जीजा को पहले दोनों थे, तो महेंद्र ने अपने जीजा को पहले भेजा कि देख कर आइए को किसका महल है। तो वहां पर
जो प्रहरी थे, जो दरवाजा की रक्षा करते थे, जो महल की रक्षा करते थे, वो शेर और विभिन्न प्रकार के जो बहुत ही खूंखार जानवर थे वो उसकी रक्षा कर रहे थे। तो वो वापस आ गए, तो फिर महेंद्र जैसे ही गए तो उन्होंने देखा और उनको शेरों को तलवार से मार दिया। कहते हैं वो मोम के बने हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल जो है सचमुच के शेर लग रहे थे। तो इस तरह से ये कहानी हुई। वो मूमल के पास पहुंचा और दोनों में प्यार हो गया। बाद में मूमल ने कहा मुझे शादी कीजिए महेंद्र से, तो महेंद्र ने मना कर दिया। लेकिन एक बात तय हुई कि मूमल ने कहा कि आप रोज मुझसे मिलने आए। तो दोस्तों अमरकोट से रोज आना महेंद्र जो है मूमल से मिलने आता था। अच्छा, ये मूमल और सुमल तो बहन थी। तो दोस्तों जब महेंद्र नहीं पहुंचा लोधरवा, तो सुमल इसकी बहन थी, ये परेशान थी मूमल के क्यों नहीं आया महेंद्र। तो सुमल ने क्या किया, पुरुष वेश धारण करके और मूमल से छेड़खानी करने लगी और उसके पास ही जाकर के सो गई। लेट रात को जब महेंद्र पहुंचा तो देखा तो वहां पर पुरुष वेश में कोई सोया होता, तो इसको बुरा लगा और ये वापस वहां से चला आया। तो उसके बाद जब नहीं आया तो मूमल अमरकोट पहुंची और अमरकोट में जाकर के महेंद्र से के प्रहरियों से कहा कि जाइए कहो महेंद्र से कि मूमल मिलने आई है। लेकिन महेंद्र ने कहलवा दिया कि आप डसने से हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये सुन करके जब मूमल ने सुना तो मूमल ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। और ये जब बात पता चली महेंद्र को, तो महेंद्र ने भी दीवार से सर पटक पटक के अपने आप को मौत के आगोश में ले लिया, यानी उनने आत्महत्या कर लिया। तो दोस्तों ये मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी है, जो किसके समय में हुई, देवराज भाटी के समय में हुई थी। आजकल मूमल और सुमल के नाम से बहुत सी किताबें भी आती हैं, बहुत से गाने भी इनके नाम पर हैं। तो ये लोधरवा की राजकुमारी थी। मूमल कहाँ की राजकुमारी थी, लोधरवा की राजकुमारी थी। और देवराज भाटी के समय की ये बातें हैं। उसके बाद हुआ था विजयराज। इनके विषय में कोई विशेष बात मिलती नहीं है। विजयराज के बाद राव जैसल भाटी। दोस्तों जैसल भाटी यही असली जैसलमेर की नींव रखने वाले थे, जिन्होंने 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जैसलमेर की नींव रखी और जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया। लोधरवा से इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके जैसलमेर में ले आए। दोस्तों यहां पर इन्होंने जैसलमेर के किले की नींव तो रख दी, लेकिन जैसलमेर के किले को पूरा करवाने का जो श्रेय है वो है सालीवाहन को। सालीवाहन ने जैसलमेर किले को 1127 ईस्वी में पूरा करवाया। दोस्तों ये जैसलमेर का किला बड़ा अद्भुत है, पीले पत्थर से बना हुआ। दोस्तों इसकी खासियत क्या है, ये पीले पत्थर से बना हुआ है और इसमें चूना नहीं है, चूना नहीं लगा हुआ है। और ये जो पीले पत्थर से बना हुआ है दोस्तों, इसको सोनार का किला, स्वर्ण नगरी जैसलमेर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान उसको कहा जाता है, जैसलमेर। गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान जैसलमेर को कहा जाता है। और जैसलमेर के किले को सोनार किला कहा जाता है, क्योंकि ये जब देखते हैं, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकता है। दोस्तों इसमें जैसलमेर के किले के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं कि जैसलमेर के किले में, तो जैसलमेर के किले में के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। जैसलमेर का किला जो राव जैसल भाटी ने जिसकी नींव रखी और सालीवाहन ने जिसको पूरा करवाया था। दोस्तों जैसलमेर का किला ऊपर देखने से ये घाघरे जैसा लगता है। इसकी आकृति कैसी है, घाघरा जैसी लगती है, इसलिए इसको कमरकोट का नाम भी कहा जाता है। कमरकोट नाम दिया गया है। दूसरा, जैसलमेर के किले में एक प्राचीन पांडुलिपि का एक संग्रहालय है और उस संग्रहालय में बहुत सारे पांडुलिपि लिखी हुई हैं, जो किस पर लिखी हुई है, पत्तों पर और कपड़ों पर। वो पांडुलिपि प्राचीन पांडुलिपियों का एक संग्रहालय है जिसका नाम है, तो जो पांडुलिपि का जो संग्रहालय है इसके अंडरग्राउंड में, उसका नाम है जिनभद्र ग्रंथ भंडार। जिनभद्र ग्रंथ भंडार उसका नाम है। ये कहां पर है, जैसलमेर के किले में। दोस्तों जैसलमेर किले की एक और खासियत है कि चित्तौड़गढ़ के
किले के बाद ये दूसरा ऐसा किला है, किसके बाद? चित्तौड़गढ़ के किले के बाद ये दूसरा ऐसा किला है जिसको लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का, जिसमें सेना भी रहती थी और लोग भी रहते थे। आम आदमी जो है वहां पर जो काम व्यवसाय करते थे, जो सेना की सहायता करते थे, वो सभी फोर्ट के अंदर रहते थे। अधिकतर किलों में जो सेना और उनसे संबंधित जो उनके सहायक होते, सेवादार होते थे, वो किले के बाहर होते थे, लेकिन इसमें लोग रहते थे। और वो सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का। उसके बाद दूसरा किला कौन सा है? जैसलमेर का। लिविंग फोर्ट के नाम से जो जाना जाते हैं, उसमें दूसरा बड़ा किला है जैसलमेर का। और ये जो किला है, ये जब ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई शेर जो है अंगड़ाई ले रहा हो, शेर जो कोई अंगड़ाई ले रहा हो, इस तरह से इस किले की संरचना दिखाई देती है। तो ये जो है पीले पत्थर से बना हुआ, जिसको सोनार किला कहा जाता है, ये जैसलमेर के किले को जब निर्माण करवाया था वो 1187 ईस्वी में किसने करवाया था? शालिवाहन ने करवाया था। दोस्तों, शालिवाहन के बाद दूसरा शासक हुआ जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के समय में एक घटना हुई थी विशेष। 1275 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया और उसका घेरा डाल लिया। कहा तो यह भी जाता है कि जैत्र सिंह के समय में 8 महीने तक जैत्र सिंह के किला है, जो जैसलमेर का किला है, उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने डेरा डाला। लेकिन वहां पर बहुत सारी रसद पहले से ही थी, इसलिए, और क्योंकि वहां पर लोग रहते थे, तो उनसे रसद से उस सेना का काम चला और 8 महीने तक वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। लेकिन उसके बाद जैत्र सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनका जो पुत्र है मूलराज प्रथम, ये शासक बना। कहते हैं इसके समय में भी 4 महीने तक वो जैसलमेर पर घेरा डाले रहा, और ये जो है कुल 12 महीने तक ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो भी है तो वो मूलराज प्रथम के समय में इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जैसलमेर पर आक्रमण किया। यानी कि घेरा तो डाल रखा था, लेकिन बाद में जब ये सरेंडर नहीं हुआ तो फिर भेजा किसको? मूलराज प्रथम के समय किसको भेजा? 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जैसलमेर पर आक्रमण किया गया था। और दोस्तों, इस आक्रमण में रसद भी खत्म होता गया। इस समय रसद खत्म हो गया था, तो उस समय जैसलमेर का यह प्रथम साका हुआ। जैसलमेर का प्रथम साका किसके समय हुआ? मूलराज प्रथम के समय में हुआ। और कब हुआ? 1308 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण तो पहले ही कर दिया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1308 में जब ये कमालुद्दीन जो है गुर्ग, जब इस पर ये जब गया था तो इसने वहां पर रसद चारों तरफ से काट दी थी और आखिर सरेंडर करना पड़ा। तो भाटियों ने क्या किया कि वहां पर जो इनकी स्त्रियां थी उन्होंने जौहर कर लिया और जो पुरुष थे उन्होंने केसर किया था। दोस्तों, साका क्या होता है? क्योंकि जैसलमेर में कुल कितने साके हुए थे? 2.5 साका। कुल 2.5 साका हुआ। साका होता क्या है? साका होता है जौहर प्लस केसरिया। साका क्या होता है? जौहर प्लस केसरिया। मतलब यह है कि पहले अगर जब वहां के शासक जो है हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम इसको किले को बचाना मुश्किल है, तो उस समय क्या करते हैं कि उनकी रानियों को कहा जाता है कि आप अब सावधान हो जाइए, जौहर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शत्रु अब हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है। तो उस समय रानियां और उनके साथ जो दासियां होती थी वो जौहर कर लेती, आग में कूद कर अपने आप को जौहर में, अग्निदाह में झोंक देती थी। तो उस समय जब जौहर इन रानियों का हो जाता था तो उसके बाद सभी जो शासक होते थे और उनके जो सेना नायक होते थे और सभी सेना वो केसरिया सर के बांध करके केसरिया करते थे। अब मरना ही तो है, जब मरना, रसद खत्म हो गई, सब कुछ है तो मरना है, तो केसरिया बांध करके वो डू एंड डाई वाली बात है। तो वो लास्ट में इनको तो जौहर करवा देते थे स्त्रियों को, स्वयं केसरिया करते थे और उसमें लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते जाते थे। तो ये केसरिया जो जौहर हुआ था
और केसर यानी साका हुआ था, ये प्रथम साका हुआ था जैसलमेर का प्रथम साका, ये जैसलमेर का प्रथम साका। पहला साका कौन सा था दोस्तों, इसके बारे में कमेंट जरूर करिए कि राजस्थान का प्रथम साका कौन सा था। आगे बात करते हैं रावल दूधा की, जो 1371 ईस्वी के आसपास शासक रहे। इनके समय में दूसरा साका हुआ। दोस्तों रावल दूधा को दुर्जन साल के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में मोहम्मद तुगलक के समय में शासन तो मोहम्मद तुगलक का था, लेकिन उस समय फिरोज तुगलक, जो उस समय इनके पुत्र थे फिरोज तुगलक, उन्होंने 1352 ईस्वी में जैसलमेर पर आक्रमण किया और उस युद्ध में रावल दूधा, त्रिलोकसी आदि सभी भाटी वीर जो है युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों ये दूसरा साका है, इसमें भी केसरिया और जौहर हुआ, स्त्रियों ने जौहर कर लिया। तो ये रावल दूधा या दुर्जन साल के समय में मोहम्मद तुगलक के समय किसने आक्रमण किया, फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था 1352 ईस्वी में। 1351 ईस्वी तक मोहम्मद तुगलक शासक रहे थे और 1352 में बन गए थे कौन, फिरोज तुगलक। तो उस समय फिरोज तुगलक ने इस पर आक्रमण किया जैसलमेर पर, और वहां का जो है जैसलमेर किले पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में कर लिया। दोस्तों भाटी वीरों ने वीर गति को प्राप्त की और वहां पर ये दूसरा साका, जैसलमेर का दूसरा साका कहलाता है। दुर्जन साल के बाद अगला शासक बना लूणकरण। दोस्तों लूणकरण ने 1528 से 1550 ईस्वी के आसपास शासन किया। इनके समय में दोस्तों प्रसिद्ध है अर्ध साका, यानी साका तो हुआ लेकिन अर्ध साका, जौहर नहीं हुआ, स्त्री ने जौहर नहीं किया, पुरुषों ने केसरिया किया था। दोस्तों इनके समय की विशेष जो घटना है वो क्या है, कांधार में एक अमीर अली नामक एक शासक था। तो अमीर अली कांधार का था, तो इसके भाई से इसकी अनबन हुई और उसने इसका शासन छीन लिया, इसको भगा दिया। तो ये कांधार से निष्कासित होकर के कहाँ पहुंच गया, जैसलमेर। लूणकरण ने इसको जो है शरण दे दी। लेकिन दोस्तों शरण देने के बाद इसने इस लूणकरण के साथ विश्वासघात किया और इसने स्त्रियों को मिलने के बहाने कहा कि हमारी स्त्रियां आपसे मिलना चाहती हैं, कि हम इतने नज़दीक हैं, आपने हमको शरण दी तो स्त्रियां आप मिलना चाहती हैं। तो लेकिन उसने क्या किया, उसने अमीर अली ने विश्वासघात करके सैनिकों को स्त्री भेष में बैठा करके पालकियों में बैठा दिया और जैसलमेर के किले में पहुंच गए। तो जैसे ही इनको पता चला तो उस समय राव लूणकरण, और क्योंकि एकदम घटना हुई तो राव लूणकरण जो है लड़ते हुए मारे गए। लेकिन इतना समय नहीं मिला कि स्त्रियां जौहर कर सकती थी, इसलिए बताया जाता है कि उन्होंने आपस में खंजर घोंप करके स्वयं को मिटा लिया। तो इस तरह से ये अर्ध साका के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्ध साका किसके समय में हुआ, लूणकरण के समय में हुआ। और किसकी वजह से हुआ, कांधार का जो निष्कासित राजा था अमीर अली, जिसने विश्वासघात करके राव लूणकरण को जो है उससे युद्ध किया था। लूणकरण के साथ एक विशेष घटना और है कि इनकी एक पुत्री थी उमादे। दोस्तों हम फिर दोबारा इसको पीछे ले जाते हैं। उमादे इनकी एक पुत्री थी जो कहां आई थी, मारवाड़ के एक शासक थे मालदेव। मारवाड़ के शासक मालदेव के बारे में जानते होंगे, शेरशाह सूरी से भी इन्होंने युद्ध किया था, वही मालदेव। तो इनकी पुत्री जो है उमादे का विवाह मारवाड़ के शासक मालदेव से किया था। और ऐसा कहा जाता है कि लूणकरण की जो पुत्री है उमादे, उसको पता चला कि मालदेव जो है लूणकरण को मारना चाहता है या और कोई घटना होगी, तो इनके दिमाग में ये बात बैठ गई। और इनकी कहते हैं कोई प्रियसी भी थी, उससे भी कोई बात थी। तो जो भी बात हो, तो ये क्या है, वहां से रूठ करके चली गई। इसको रूठी रानी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ की रूठी रानी। तो मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी और लूणकरण की पुत्री थी, जिसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये रूठी रानी कहाँ रहने लग गई थी, अजमेर के तारागढ़ किले में। तारागढ़ किले में रहने लगी। वहीं पर मालदेव ने इनको पानी और आदि की व्यवस्था की थी और ये वहां से चली गई थी। तारागढ़ से के बाद वहां से कुछ दिनों बाद ये कोसाना चली गई, फिर कोसाना रहने लगी और फिर कोसाना से भी आकर जाकर के गूंदोज में रहने लगी। दोस्तों गूंदोज में कौन था, वहां पर मालदेव का जो बड़ा पुत्र था राम सिंह,
वो रहता था, तो उसके साथ ये रहने लगी। पूरी जिंदगी भर ये मालदेव से नहीं मिली, और जब मालदेव की मृत्यु हुई थी 1562 ईस्वी में, तो कहा जाता है कि ये उनकी पगड़ी के साथ सती भी हो गई। तो ये लूणकरण की पुत्री मादे की भी एक घटना इनके साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद हर्राय भाटी बने 1570 ईस्वी के आसपास। दोस्तों, हर्राय भाटी के समय में एक विशेष घटना होती है, वो थी नागौर का दरबार। अकबर ने नागौर में एक दरबार सजाया था। तो नागौर दरबार में हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का अकबर से विवाह कर दिया। यह प्रथम भाटी शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। यह लगवाया था आमेर के शासक भारमल की सहायता से। आमेर के शासक भारमल ने की सहायता से ये जो है नागौर का दरबार लगाया था, और वहां पर एक तालाब भी बनवाया था। तो इस तरह से ये प्रथम भाटी शासक था जिसने अकबर की अधीनता। बात कर रहे थे हर्राय सिंह भाटी। तो इनके समय में मुगल दरबार लगा था। कहाँ लगा था? नागौर में लगा था, और वहां पर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। चित्रकला का प्रारंभिक विकास इनके समय में हुआ था। जैसलमेर चित्रकला का प्रारंभिक विकास किसके समय में हुआ था? हर्राय भाटी के समय में हुआ था। दोस्तों, जैसलमेर में चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो था अखेराज भाटी के समय में। इनके समय में चित्रकला का स्वर्ण काल था, लेकिन हर्राय भाटी ने चित्रकला का प्रारंभिक विकास किया था। हर्राय भाटी ने दोस्तों मुगलों से वैवाहिक संबंध किए थे। इनकी पुत्री थी नाथीबाई। अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह किससे किया था? अकबर से कर दिया था। दोस्तों, 1570 ईस्वी में जब अकबर अजमेर की यात्रा पर आया था, तो उस समय उन्होंने नागौर में दरबार लगाया था, और नागौर दरबार में जो हर्राय भाटी है, इसको हरिराज भी बोलते हैं, हर्राज भाटी। तो इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसमें और भी बहुत सारे मुगल और राजपूत शासक आए थे। उनमें बीकानेर के शासक उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर का शासक हर्राय भाटी ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। किसने अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों? वो की रावचंद्र सेन ने। रावचंद्र सेन ने जो आता है कि रावचंद्र सेन दरबार में गया तो था, लेकिन जब वहां देखा था कि इसके लिए उपयुक्त सही सम्मान नहीं मिला और इसके भाई उदय सिंह को ज्यादा सम्मान मिल रहा था, तो वो वहां से चले आए, और जीवन पर्यंत इन्होंने अकबर की अधीनता यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनसे लड़ते रहे। तो इस तरह से मुगल दरबार में अब दोस्तों इन्होंने जो रावचंद्र सेन है, इसने क्या किया, क्योंकि इसके पास धन नहीं था, धन की कमी हो गई थी, तो इसने हरिराय को क्या कर दिया? पोकरण जो है, जैसलमेर में पोकरण है, ये पोकरण किसको दे दिया? हर्राय को दे दिया। किसने? रावचंद्र सेन ने, कि आप लीजिए। इसके बदले हर्राय से क्या मांगा इन्होंने? धन। इसके बदले में धन मांगा था। और धन क्यों मांगा था? वो मुगलों से युद्ध करने के लिए। शासक हुए अमर सिंह भाटी। अमर सिंह भाटी के समय में एक विशेष घटना हुई थी। सिंधु नदी से पानी जैसलमेर तक अमरकास नाले के द्वारा लाया गया। अमर सिंह भाटी के समय में क्या घटना हुई थी कि सिंधु नदी का पानी जैसलमेर तक अमरकास नाला, एक नाला था जिसका नाम रखा अमरकास, उस नाले के द्वारा सिंधु नदी से जैसलमेर तक पानी लाने वाला शासक कौन था? अमर सिंह भाटी। दोस्तों, हर्राय भाटी के बारे में थोड़ी सी बातें और रह गई। हर्राय भाटी जो है, इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से ग्रंथ थे? एक तो है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि काव्य। दूसरा क्या लिखा था? दूसरा क्या था? इनके समय में एक घटना और हुई थी दोस्तों, वो ढोला मारू। देखिए, ढोला मारू की कहानी हम बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, ढोला मारू बहुत सुनते हैं। तो ढोला मारू की जो घटना हुई थी, इनके समय में हुई थी। किसके समय में? हर्राय भाटी के समय में हुई थी। और एक चीज और है, इसके जो दरबारी थे वो कौन कौन थे? वो थे
डूंगरजी, कुशललाभ, और इसके अलावा एक और थे रत्नुचारण। रत्नुचारण ये क्या थे? दरबारी थे, इनके प्रमुख दरबारी थे। डूंगरजी, कुशललाभ, रत्नुचारण ये प्रमुख दरबारी थे। ढोला मारू इनके समय की कहानी है, और इन्होंने ग्रंथ लिखा था पिंगल शिरोमणि के नाम से। दोस्तों, इसके बाद अमर सिंह भाटी, जिन्होंने सिंधु नदी से पानी ला करके जैसलमेर तक पहुंचाया था, और उस नाले का नाम था अमरकाश नाला। उसके बाद एक और शासक हुए थे मूलराज द्वितीय। इनके समय में विशेष घटना, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से इन्होंने संधि कर ली। तो अंग्रेजों से संधि करने वाले जैसलमेर के भाटी शासक थे मूलराज द्वितीय। इनके बाद दोस्तों अंतिम जो शासक थे जैसलमेर के, वो है जवाहर सिंह भाटी, जिन्होंने 1914 से 1949 ईस्वी तक शासन किया था। इनके समय की प्रमुख जो घटना है वो है कि आधुनिक जो जैसलमेर है उसकी बसावट, उसको पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जवाहर सिंह भाटी ने। और एक और बात थी कि दोस्तों, डाक, तार, रेलवे आदि की व्यवस्था इन्होंने करवाई थी। और एक पुस्तकालय भी खुलवाया था जिसका नाम था विजडम पुस्तकालय भी इन्होंने खुलवाया था। इनके समय में एक और घटना थी दोस्तों, वो है सागरमल गोपा। बहुत सुना होगा आपने सागरमल गोपा के बारे में। वो इनके जवाहर सिंह भाटी के समय में हुई थी, उनको जिंदा जला दिया गया था दोस्तों। सागरमल गोपा एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको जवाहर सिंह भाटी ने जिंदा जलवा दिया था, और जो ये कैद में ही, ये जेल के अंदर ही इनको जिंदा जला दिया था। इसकी जांच के लिए एक जांच कमेटी बनी थी, एक आयोग का निर्माण हुआ था। उस आयोग का नाम क्या था? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। सागरमल गोपा को जो जिंदा जला दिया गया था, इसके लिए एक आयोग का निर्माण हुआ, एक कमेटी बनी जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक। दोस्तों, सागरमल गोपा स्वतंत्रता सेनानी थे और जवाहर सिंह के समय में थे, तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, और उन पुस्तकों का नाम क्या है? 3 पुस्तकें लिखी थी। आजादी के दीवाने। ये क्या है? ये हैं सागरमल गोपा की पुस्तकें। सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं आजादी के दीवाने, 1 नंबर। दूसरी जो पुस्तक है वो है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये दूसरी पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा ने। एक तीसरी पुस्तक जो बहुत ही चर्चित पुस्तक है वो लिखना, उसका कमेंट में आपको लिखना है कि वो तीसरी पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पढ़ा जैसलमेर के इतिहास के बारे में। जैसलमेर का एक सिस्टमेटिक इतिहास नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सटीक जानकारी जो हमारी अच्छी किताबें हैं उनसे लेकर के आपको क्रमबद्ध तरीके से जैसलमेर के भाटियों के बारे में बताया जाए। और दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जो वीडियो बनाए हैं उनमें मैंने इसको पूरी कोशिश की है कि अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दी जाए। अब कुछ शासक और बचे हैं जिनके बारे में आगामी दिनों में फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और कम से कम लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मेरा मनोबल भी बढ़ेगा। इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्ते।